हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक वीडियो में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 समाप्त, स्मार्ट रिवीजन विद स्पेशल फैक्ट के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे और विद स्पेशल फैक्ट और साथ ही साथ स्मार्ट रिवीजन के साथ में, जो सभी राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, इसकी इनेक्टमेंट डेट यानी जिसको हम लोग अधिनियमित तिथि कहते हैं वो 17 फरवरी 1882 है, और इन्फोर्समेंट डेट जिसको प्रवर्तन तिथि या प्रभावी तिथि कहा जाता है वो 1 जुलाई 1882 है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का जनक किसको कहा जाता है, तो आरगिल के ड्यूक जो हैं वो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के जनक कहे जाते हैं। इस अधिनियम में कुल 137 धाराएं हैं, जिनको 8 अध्याय में विभाजित किया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि जो विक्रय है, जो चल संपत्ति का विक्रय है वो माल एवं विक्रय अधिनियम के द्वारा शासित होता है, और जो अचल संपत्ति का विक्रय है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत शासित होता है। तो जो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से शासित होते हैं, तो पहला है मॉर्गेज, जिसको बंधक कहते हैं। तो बंधक में इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, अचल संपत्ति, वो सम्मिलित की गई है। तो अचल संपत्ति के संबंध में बंधक के जो प्रावधान है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से शासित होते हैं। और पट्टा, इसको लीज कहते हैं, ये भी जो है अचल संपत्ति यानी स्थावर संपत्ति के संबंध में है। और विनिमय में इसको एक्सचेंज कहते हैं। तो ये मूवेबल और इमूवेबल यानी चल और अचल दोनों संपत्तियों के संबंध में लागू होता है। दान, गिफ्ट, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल अचल दोनों संपत्तियों में लागू होता है। विक्रय जो है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में सिर्फ जो है अचल संपत्ति यानी स्थावर संपत्ति के संबंध में ही लागू होता है, और जो चल संपत्ति का विक्रय है वो माल एवं विक्रय अधिनियम से शासित होता है। तो टीपीसी में कुल 137 धाराएं दी गई हैं, जिनको सामान्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो भाग 1 है जो संपत्ति अंतरण के नियम के बारे में बताता है, जिसमें धारा 5 से लेकर के 53 तक के जो प्रावधान दिए गए हैं वो संपत्ति अंतरण के नियम के बारे में बताए गए हैं। और अंतरण के संबंध में जो भाग 2 में प्रावधान दिए गए हैं वो धारा 54 से लेकर 137 तक में दिए गए हैं। तो भाग 1 जो है अंतरण के नियम बताता है, तो जिसमें धारा 5 से 37 तक जो है वो चल और अचल दोनों संपत्तियों के नियम के बारे में बताया गया है। और 38 से लेकर जो 53 तक की धाराएं हैं वो सिर्फ जो है स्थावर यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर ही लागू होती हैं। भाग 2 अंतरण के बारे में बताया गया है। तो 54 से 57 तक की जो धाराएं हैं वो विक्रय के अंतरण के बारे में बताती हैं। तो विक्रय जो है वो सिर्फ अचल संपत्ति का संपत्ति अंतरण अधिनियम से शासित होता है। और 58 से 99 तक बंधक के बारे में बताया गया है, ये भी सिर्फ अचल संपत्ति में ही लागू होता है। और भार जो है वो संपत्ति पर भार धारा 100 से लेकर 104 तक में प्रावधान दिए गए हैं। और पट्टा 105 से 117 तक, ये भी अचल संपत्ति पे ही लागू होता है। विनिमय जो है 118 से लेकर 121 तक में प्रावधान दिए गए हैं। तो विनिमय चल और अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होता है। दान चल और अचल दोनों संपत्तियों में लागू है। और 130 से 137 तक जो लास्ट चैप्टर है 8, उसमें अनियोज्य दावों एक्शनेबल क्लेम के बारे में बताया गया है। जो टीपी से शासित नहीं होते हैं, जैसे वसीयत, बिल और उत्तराधिकार सक्सेशन है, ये जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 से शासित नहीं होते हैं। तो किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसकी जो है इंडेक्स भली बात समझ लेनी चाहिए, और इंडेक्स में कौन कौन से अध्याय जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, और कितनी धाराएं हैं, और किस धारा से लेकर किस धारा तक में किस चैप्टर के बारे में प्रावधान दिया गया है। क्योंकि प्री एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं इंडेक्स से ही बनते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो प्रारंभिक के बारे में बताता है, धारा 1 से 4 तक के प्रावधान दिए गए हैं। और जो दूसरा अध्याय है संपत्ति अंतरण के विषय में बताता है, जो पक्षकारों के कार्य के द्वारा संपत्ति अंतरण का प्रावधान दिया गया है। तो इसमें 2 भाग दिए गए हैं, चल और अचल संपत्ति के विषय में। तो चल अचल संपत्ति के विषय में जो प्रावधान है वो धारा 5 से लेकर 37 तक में प्रावधानित हैं, और अचल संपत्ति के में जो प्रावधान है वो 38 से लेकर 53 तक में दिए गए हैं। अध्याय 2 मुस्लिम विधि पर प्रभावी नहीं होगा, इसका एक अपवाद है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अध्याय 3 है विक्रय के विषय में,
जो स्थावर संपत्ति के बारे में ही प्रावधान करता है। सिर्फ 54 से लेकर 57 तक में प्रावधान है। और अध्याय 4 बंधक और भारों के विषय में है, जो स्थावर संपत्ति के संबंध में है। 58 से लेकर 104 तक में प्रावधान दिए गए हैं। और पट्टा के विषय में अध्याय 5 धारा 105 से 117 तक में प्रावधान दिए गए हैं। और अध्याय 6 है विनिमय के विषय में, जो चल और अचल दोनों संपत्तियों के संबंध में लागू होता है। धारा 118 से 121 तक में प्रावधान दिए गए हैं। और चैप्टर 7 जो है दान के विषय में, जो गिफ्ट है वो चल और अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होता है। तो गिफ्ट के जो प्रावधान है वो भी मुस्लिम विधि पर प्रभावी नहीं होंगे। अध्याय 7 और अध्याय 2 और अध्याय 8 जो है ये मुस्लिम विधि पर प्रभावी नहीं होंगे। इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है धाराओं को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी धाराएं इंपॉर्टेंट हैं, किनको सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनको एक दृष्टि से देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे संपत्ति नियंत्रण अधिनियम 1882 को। तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। धारा 2 अधिनियमों के निश्चय के बारे में बताया गया है। 3 में निर्वचन खंड, ये धारा इंपॉर्टेंट है। इसमें 7 परिभाषाएं दी गई हैं और 3 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। अध्याय 2 जो है अचल संपत्ति और चल संपत्ति के अंतरण के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो 5 से 37 तक जो प्रावधान है वो चल और अचल दोनों संपत्ति के संबंध में है। और 38 से 53 तक के प्रावधान वो सिर्फ चल संपत्ति के संबंध में है। तो धारा 5 में संपत्ति अंतरण की परिभाषा दी गई है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे संपत्ति की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम में कहीं नहीं दी गई है। यहाँ पे संपत्ति अंतरण की परिभाषा दी गई है। तो धारा 5 में संपत्ति की परिभाषा और धारा 6 में क्या अंतरित किया जा सकेगा। धारा 7 में अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होगा और 8 में अंतरण का प्रभाव क्या होगा। 9 में मौखिक अंतरण के बारे में बताया गया है और 10 में अवरुद्ध करने वाली शर्तों के बारे में। 11 में हित के विरुद्ध निर्बंधन बताया गया है। 12 में पट्टे के अंतरण पर जो धारा 12 है वो लागू नहीं होगी। 13 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण के बारे में बताती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है हार्टी बनाम मिचेल का मामला, जिसमें दूरी संभावना के विरुद्ध नियम को दिया गया था। 14 इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल अगेंस्ट परपेचुटी के बारे में बताया गया है। धारा 15 उस वर्ग को अंतरण, जिसमें से कुछ व्यक्ति जो है धारा 13-14 में आते हैं। इसके बाद धारा 17 जो है संचयन के लिए निर्देश, यानी संचयन का सिद्धांत, इसको संचयन के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 8 जो है वो धारा 14 का अपवाद है। लोक लाभ के लिए स्वास्थ्यिक अंतरण के बारे में बताया गया है, यानी लोक लाभ के अंतरण में धारा 14 है वो लागू नहीं होती है। धारा 19 निहित हित और 21 में समाश्रित हित दिया गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि धारा 19 में निहित हित वेस्टेड इंटरेस्ट है और 21 में समाश्रित हित कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट है। 20 में अजात व्यक्ति के फायदे में किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है। तो जो धारा 20 है वो धारा 13 को पूर्ण करती है। धारा 20 धारा 13 में अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण के बारे में बताया गया है और अजात व्यक्ति जो है कब निहित हित अर्जित करेगा ये प्रावधान करती है। इसके बाद धारा जो 25 है वो इंपॉर्टेंट है, सतत अंतरण कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में बताया गया है। धारा 26 प्रभाव शर्त की पूर्ति, इसको यथा समीप यानी साइप्रस का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस के नाम से भी जाना जाता है। धारा 27 में जो सिद्धांत दिया गया है वो तीव्रता या त्वरण का सिद्धांत दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लेरेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद धारा जो 35 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन कब आवश्यक है, इसको निर्वाचन चुनाव या अंतर चेतना के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के बारे में प्रावधान इसमें दिए गए हैं। धारा 36 और 37 में भी सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि संदायों के प्रभाजन का सिद्धांत दिया गया है और यहाँ पर जो है फायदे के प्रभाजन का सिद्धांत दिया गया है धारा 37 में। 38 से 53 ये के जो नियम हैं वो सिर्फ अचल संपत्ति के संबंध में दिए गए हैं। तो इसमें जो धारा 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, दृश्यमान स्वामी के द्वारा अंतरण, इसको वेबडेशन होल्डिंग आउट का सिद्धांत भी कहते हैं। प्री एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सिद्धांत जितने भी दिए गए हैं सबसे ज़्यादा प्री एग्जाम के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनसे जो है मेंस में भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। तो आपको जितने भी सिद्धांत वाले सेक्शंस हैं इनको अच्छे से देखना चाहिए। 43 है आपराधिकृत व्यक्ति के द्वारा अंतरण, या इसको विबंध द्वारा अनुदान का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद 44 है सहस्वामी द्वारा अंतरण, इसको प्रत्यास्थापन यानी कि रेस्टिट्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्यास्थापन का सिद्धांत धारा 44 में दिया गया है। और 48 में पूर्विकता या प्राथमिकता का सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट धारा है वो है धारा 52। धारा 52 में दिया गया है
संपत्ति संबंधी बात के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण, इसको लंबित बात के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। एक इंग्लिश मैगजीम है लिस्पेंडेंट, रूल ऑफ लिस्पेंडेंट के नाम से भी धारा 52 को जाना जाता है। और धारा 52, 53 ये तीनों धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। धारा 53 में कपटपूर्ण अंतरण और 53A में भागी पालन का सिद्धांत दिया गया है, पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस का सिद्धांत धारा 53A में दिया गया है। तो आपको 53 और 53A में कंफ्यूज नहीं होना है। अध्याय 3 विक्रय के विषय में है, जो अचल संपत्ति का ही विक्रय संपत्ति अंतरण अधिनियम से शासित होता है। धारा 54 से लेकर 57 तक में प्रावधान दिए गए हैं। तो 54 में विक्रय की परिभाषा दी गई है और 56 में जो है पाश्चिक्यता दर और क्रमबंधन का सिद्धांत, इसको डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग जो है वो धारा 81 में भी दिया गया है। तो धारा 81 और 56 को एक साथ पढ़ना है। और 55 में क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्वों के बारे में दिया गया है। अध्याय 4 है बंधक और भारों के विषय में, 58 से लेकर 104 तक में प्रावधान दिए गए हैं। तो धारा 58 जो है बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेय की परिभाषा देती है। और धारा 58 में ही बंधक के 6 प्रकार बताए गए हैं। बंधककर्ता का जो मोचन का अधिकार है वो धारा 60 से लेकर 66 तक में प्रावधान दिए गए हैं। और 67 से लेकर 77 तक बंधकदार के अधिकार दिए गए हैं। तो धारा 60 मोचन कराने का बंधककर्ता का अधिकार के बारे में बताती है। 61 में जो प्रावधान दिया गया है वो साथ साथ मोचन कराने का अधिकार, इसको समेकन यानी कंसोलिडेशन का सिद्धांत भी कहते हैं। धारा 63 में बंधगति संपत्ति में अनुवृद्धि और 70 में भी सेम हेडिंग है, बंधगति संपत्ति में अनुवृद्धि। धारा 64 और 71 को एक साथ पढ़ें और 63 और 70 को एक साथ पढ़ें क्योंकि दोनों की सेम हेडिंग है। 74 में बंधगठित पट्टे का नवीनीकरण दिया गया है और 71 में भी बंधगठित पट्टे का नवीनीकरण दिया गया है। धारा 63A में अभिवृद्धि की बात की गई यानी बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि। तो यहाँ पर आपको अनुवृद्धि और अभिवृद्धि में कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है किस में जो है अनुवृद्धि दी गई है, किस में अभिवृद्धि दी गई है। तो अभिवृद्धि जो है वो 63A में दी गई है। इसके बाद जो प्रोविजन है बंधकदार के अधिकार और दायित्वों के बारे में, धारा 67 से लेकर 70 तक में प्रावधान दिए गए हैं। तो 67 में प्रोबंध या विक्रय का अधिकार दिया गया है जो बंधक दार का अधिकार है। धारा 70 को 63 के साथ में पढ़ेंगे और 71 को है 64 के साथ में पढ़ेंगे। धारा 72 और 76 को एक साथ में देख लें क्योंकि 72 में साख कब्जा बंधकदार के अधिकार दिए गए हैं और 76 में जो है वो साख कब्जा बंधकदार के वैधानिक दायित्वों के बारे में बताया गया है। तो अधिकार अलग दिए गए हैं, दायित्व धारा 76 में दिए गए हैं। धारा 73 में एक सिद्धांत दिया गया है, प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत दिया गया है। 74, 75 जो है धाराएं निश्चित की जा चुकी हैं। धारा 80 और 82 दोनों इंपॉर्टेंट्स हैं। धारा 81 में जो है वो क्रमबंधन का सिद्धांत दिया गया है जिसको हम लोग 56 के साथ में पढ़ते हैं। वहाँ पर पाश्चिक क्रेता का क्रमबंधन का सिद्धांत है और धारा 81 में जो है वो प्रतिभूतियों का क्रमबंधन का सिद्धांत है, मार्शलिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग दिया गया है। धारा 56 और 81 को एक साथ पढ़ेंगे। धारा 82 जो है अभिदाय का सिद्धांत दिया गया है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का प्रावधान जो दिया गया है धारा 82 में। धारा 91, 94 को एक साथ देखें। वे व्यक्ति जो मोचन के लिए बाल ला सकते हैं, धारा 91 तो मोचन ऊपर चलता है और प्रोबंध जो है वो नीचे चलता है। धारा 94 में प्रोबंध नीचे और 91 ऊपर। जिस तरीके से जो धारा ऊपर है वो ऊपर रहेगी, जो नीचे है वो नीचे रहेगी। तो प्रोबंध नीचे और मोचन ऊपर चलता है। धारा 92 और 93 में दोनों में सिद्धांत दिए गए हैं। तो 92 में जो सिद्धांत है वो प्रत्यासन यानी सबरोगेशन का सिद्धांत दिया गया है और 93 में आवंदन का सिद्धांत दिया गया है। धारा 96 में हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक के संबंध में प्रावधान दिया गया है और जो हक विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक हैं वो उनकी परिभाषा है वो 58F में दी गई है जहाँ पे बंधक के प्रकार दिए गए हैं। और 58G में जो है विलक्षण बंधकों को परिभाषित किया गया है और 98 में उसके अधिकार और दायित्वों के बारे में बताया गया है कि विलक्षण बंधकों के पक्षकार के जो अधिकार हैं उनके दायित्व क्या क्या होंगे और इसकी जो परिभाषा है वो 58G में दी गई है। 100 में भार के बारे में बताया गया है कि संपत्ति पर भार क्या होगा। 102 में अभिकर्ता पर तामील के संबंध में उच्च न्यायालय की शक्ति दी गई है। 104 में नियम बनाने की शक्ति जो दी गई है वो उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा 104 के अंतर्गत संपत्ति अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति किस न्यायालय को है, तो उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अध्याय 5 पट्टा के विषय में है। तो 105 से 117 तक के प्रावधान दिए गए हैं। पट्टा जो है सिर्फ अचल संपत्ति के संबंध में ही लागू होता है। तो 105 में पट्टे की परिभाषा दी गई है, इसमें पट्टाकर्ता, पट्टेदार, प्रीमियम एवं भाटक की परिभाषाएं दी गई हैं। 106 में
पट्टे की कालावधि क्या होगी उसके बारे में बताया गया। 107 में पट्टे कैसे किए जाते हैं। 108 में पट्टाकर्ता और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व में बताया गया है। तो 108A में पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व हैं। 108B में पट्टेदार के अधिकार और दायित्व के बारे में बताया गया है। 109 में अंतर्ति के अधिकार के बारे में बताया गया। 110 में उस दिन का भोजन जिस अवधि का प्रारंभ होता है। 111 में पट्टे का पर्यावसान कैसे होता है। तो 112 संप्रण का अधिचन करने पर हो जाता है, छोड़ देने की सूचना का अधिचन करने पर हो जाता है। 116 अतिधारण का प्रभाव दिया गया है, इसको हम लोग फैलाव का सिद्धांत भी कहते हैं। अध्याय 6 जो है वो विनिमय के विषय में है। धारा 118 से लेकर 121 तक विनिमय जो है वो चल और अचल दोनों संपत्तियों का किया जा सकता है। तो 118 में विनिमय की परिभाषा दी गई है और 119 में वंचित किए गए पक्षकार के अधिकार और दायित्व के बारे में बताया गया है। 120 में पक्षकार के अधिकार और दायित्व क्या क्या होंगे। 121 में धन का विनिमय। तो चैप्टर 6 और 7 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्री और मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अध्याय 7 में दान के बारे में बताया गया है। 122 से लेकर 129 तक में प्रावधान दिए गए हैं। तो दान जो है चल अचल दोनों संपत्तियों पर लागू होता है। तो 122 में दान की परिभाषा दी गई है। 123 में दान कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया। 124 में वर्तमान और भावी संपत्ति के दान के बारे में बताया गया है। 126 में जब कई व्यक्तियों को दान किया जाता है जिसमें से वो एक को प्रतिग्रहित नहीं करता है। 126 में दान को कब वापस या निलंबित किया जा सकता है। 127 में दुर्भर दान ओनेरियस गिफ्ट के बारे में बताया गया है। 128 में सर्वस्व अदाता यानी कि कोई व्यक्ति जो अपना सब कुछ दान दे देता है उसके बारे में प्रावधान। 119 में आसन्न मरण दान और मुस्लिम विधि की व्यावृत्ति दी गई है। तो जो दान के संबंध में प्रावधान है जो चैप्टर 7 में दिए गए हैं वो मुस्लिम विधि पर प्रभावी नहीं होंगे, ये बताया गया। हम लोग डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। अध्याय 8 अनुयोज्य दावों के विषय में बताता है। धारा 123 से 137 तक में प्रावधान दिए गए हैं। तो 130 में अनुयोज्य दावों के अंतरण के बारे में बताया गया है और 131 सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना और 134 में बंद कथित ऋण और 137 जो है पराक्रम लिखितों की व्यावृत्ति। तो इसमें लास्ट चैप्टर है आपका 130, 31, 134, 137 ये धाराएं इंपॉर्टेंट हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग जब डिटेल से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 को। तो धारा 6 जो है उसमें ये कहा गया है कि क्या अंतरित किया जा सकेगा और क्या अंतरित नहीं किया जा सकेगा। तो सभी संपत्तियों का अंतरण संभव है सिवाय यानी कि जो धारा 6 में 10 अपवाद दिए गए हैं ए से लेकर के आई तक, इनको छोड़ करके सभी का अंतरण किया जा सकता है। तो 6A संभावनाओं मात्र का अंतरण नहीं किया जा सकता है, जैसे उत्तराधार की संभावना हो गई। पुनः प्रवेश के अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है, जैसे पट्टा वापसी पर जो समाप्त हो जाता है। सुखाधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि सुखाधिकार जो है वो भूमि से पृथक नहीं हो सकता है। सीमित हित का अंतरण नहीं हो सकता है। भरण पोषण का अंतरण नहीं हो सकता है, कुछ परिस्थितियों में किया भी जा सकता है। बात दायर करने का अधिकार जो है उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है क्योंकि जो दावा होता है उसमें क्षतिपूर्ति निश्चित नहीं होती है। लोकपद का अंतरण नहीं हो सकता है क्योंकि लोकपद जो है वो योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति अपने लोकपद का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक जज है तो अपने लोकपद का जो है अंतरण किसी पेशकार को नहीं कर सकता है क्योंकि जो लोकपद है वो योग्यता के आधार पर व्यक्ति को प्राप्त होता है, इसलिए उसका अंतरण नहीं किया जा सकता है। पेंशन का अंतरण नहीं किया जाता है, पेंशन जो है व्यक्तियों को आवश्यकता के आधार पर दी जाती है। प्रकृति प्रदत्त हित का अंतरण नहीं किया जा सकता है, जैसे हवा जल आदि का जो है अंतरण नहीं किया जा सकता है। ऐसा हित जिसको संपत्ति अंतरण अधिनियम में अंतरणीय नहीं बनाया गया है, जो विधि में अंतरणीय नहीं है, उनका अंतरण नहीं किया जा सकता है। इसके सिवाय सभी संपत्तियों का अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत किया जा सकता है। धारा 58 में बंधक के प्रकार और बंधक कर्ता, बंधकदार, बंधक धन, बंधक विलेय की परिभाषा दी गई है। तो 6 प्रकार के बंधक दिए गए धारा 58 में। बी में 58B जो है सादा बंधक और 58C में सतत विक्रय के द्वारा बंधक और 58D भोग बंधक के बारे में। 58E में इंग्लिश बंधक, इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। 58E फॉर इंग्लिश बंधक दिया गया है। F में हक लेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक या इसको साम्यापूर्ण बंधक भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्री एग्जाम में कि संपत्ति अंतरण अधिनियम में साम्यापूर्ण बंधक को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो साम्यापूर्ण बंधक को ही हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक कहा जाता है। 58G में है विलक्षण बंधक के बारे में बताया गया है। तो हम लोग संपत्ति अंतरण अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को चल और अचल संपत्ति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अचल या स्थावर संपत्ति किसको कहा जाता है। तो ऐसी कोई भी संपत्ति जो स्थायी प्रकृति की है, स्थावर संपत्ति है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है, वो संपत्ति स्थावर अचल संपत्ति कही जाती है। और चल संपत्ति ऐसी कोई भी संपत्ति जो अस्थायी प्रकृति की है, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, वो चल संपत्ति कहलाती है।
धारा 3 निर्वचन खंड जो दिया गया है इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। तो जैसा कि हमने देखा था 7 परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले स्थावर संपत्ति की परिभाषा दी गई है, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम में स्थावर संपत्ति की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, निगेटिव में परिभाषा दी गई है। स्पष्ट परिभाषा के लिए हम लोगों को रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 2(6) और जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3(26) और संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 तीनों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से जो है परिभाषा पूर्ण होती है। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 2(6) के अंतर्गत जो है भूमि और मकान या भवन, वंशानुगत भत्ते, ये 3 चीज़ें शामिल की गई हैं। और जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की धारा 3(26) के अंतर्गत भूमि, भूमि से प्राप्त लाभ और भूमि से संलग्न वस्तुएं, तो ये चीज़ जो है स्थावर संपत्ति में आती हैं। और जो नहीं आती हैं जैसे कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और जो घास हैं वो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो स्थावर अचल संपत्ति में शामिल नहीं है। तो जो संपूर्ण परिभाषा है स्थावर संपत्ति की, वो संपत्ति अंतरण अधिनियम में स्थावर संपत्ति की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। स्थावर संपत्ति की स्पष्ट परिभाषा के लिए हम वो जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3(26) एवं रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 2(6) व संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 को एक साथ जो है अध्ययन करने से समझ सकते हैं। तो स्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति में सम्मिलित हैं तो भूमि, भवन, भूमि से प्राप्त लाभ और भूमि से संलग्न वस्तुएं व वंशानुगत भत्ते। जो सम्मिलित नहीं है, खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास स्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। तो भूमि से क्या तात्पर्य है? तो भूमि से तात्पर्य है कि भूमि का धरातल और भूमि का ऊपरी धरातल, जैसे कि वायुमंडल हो गया, धरातल पर स्थित सागर, नदियां, तालाब आदि, ये सब जो हैं भूमि के अंतर्गत आते हैं, जिसको अचल संपत्ति कहा जाता है। और धरातल के अंदर जो स्थित है, जैसे कि जलमंडल है, जलमंडल में खनिज, धातुएं आदि जो है वो सब स्थावर अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। भवन, बिल्डिंग से तात्पर्य है जिसकी संरचना नींव जमीन के अंदर हो या ऐसी कोई भी नींव जो जमीन के अंदर हो, वो भवन कहलाता है। भूमि से प्राप्त लाभ, इनको भी अचल संपत्ति माना गया है, जैसे प्रकाश मार्ग, वंशानुगत भत्ते, नौचालन, मछली पालन, हाट बाजार, मेले, मकान से किराया वसूलना, मछली पकड़ने का अधिकार, घाट वसूलना इत्यादि को अचल संपत्ति माना गया है। हाजी सुखान बनाम रेवेन्यू बोर्ड का मामला था 1979 का, जिसमें कहा गया था कि खाद को गड्ढे से निकालने को और नगर पालिका द्वारा कूड़ा करकट इकट्ठा करने को जो है भूमि से होने वाला लाभ माना गया था, जिसको अचल संपत्ति माना गया। आनंद बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य का मामला है 1956 का है। इसमें झील से मछली पकड़ने के अधिकार को भूमि से प्राप्त लाभ माना गया, उसको अचल संपत्ति माना गया। भूमि से संलग्न वस्तुएं, कौन कौन सी वस्तुएं कही जाएंगी? जो भूमि के अंदर जिसकी जड़ें हो, जैसे कि पेड़ इत्यादि हो गए, भूमि में जिसकी नींव हो, जैसे कि मकान के पिलर इत्यादि, भवन हो गए। नींव वाली वस्तुओं से आबद्ध वस्तुएं, जैसे कि पंखे, एसी, गेट, विंडो इत्यादि जो हो गए, जो भूमि से जुड़ी हुई हों, आबद्ध हों, वो अचल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। उदाहरण देख लेते हैं जो अचल संपत्ति के कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि मोचन का अधिकार पारस बनाम कोविंद के मामले में दिया गया था। जागीर से आय प्राप्त करने का अधिकार हुसैन खान बनाम सद्दाम खान के मामले में दिया गया था। नाव चलाने का अधिकार कृष्णा बनाम अकीलानंद के मामले में दिया गया था। अचल संपत्ति पर बाजार लगवाने का अधिकार जो है वो उसको भी अचल संपत्ति माना जाता है। मुसम्मात बीवी बनाम बिहार राज्य के मामले में ये चीज़ कहा गया था कि अचल संपत्ति पर बाजार लगाने का अधिकार जो है वो अचल संपत्ति है। तेंदू की पत्तियां इकट्ठा करने और उन्हें पृथक करने का अधिकार जो है वो भी अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है। मूलजी सिक्का कंपनी बनाम नूर मोहम्मद के मामले में कहा गया था भूमि में गड़ी विज्ञापन होर्डिंग्स जो हैं उनको भी अचल संपत्ति माना गया था। प्रोविंशियल व्हील कंपनी बनाम लोरे लिमिटेड कंपनी के मामले में कहा गया था। जलकर का अधिकार जो है पी पंड एवं पी पाटिल के मामले में कहा गया था। हिंदू विधि के अंतर्गत वंशानुगत पद जो हैं अपाना बनाम नागिया के मामले में कहा गया था कि ये जो है अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। पेड़ों से लाख का इकट्ठा करने का अधिकार परमानंदी बनाम बिरकू के मामले में कहा गया था। सुखाधिकार मंदिरों में वंशानुगत पुरोहिताना पेंशन या स्थायी भत्ते, बाग के स्वामी का हित, झरने के जल का उपभोग का अधिकार, झील से मछली पकड़ने का अधिकार जो हैं ये सभी अचल संपत्ति स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। जो नहीं आते हैं, जो अचल संपत्ति नहीं है, जैसे कि खड़ा काष्ठ, उगती फसलें, घास, पूजा करने का अधिकार, कॉपीराइट, रॉयल्टी, ये जो अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं। सरकारी प्रोमोजरी नोट हो गया, यजमान व्यक्ति हो गया, सिनेमा घरों में लगी वस्तुएं हो गए, घूमता हुआ सिनेमा घर हो गया, जमीन से जुड़ी वस्तु जो ना हो वो जमीन से जो भूमि से ना जुड़ी हो, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता हो, वो अचल संपत्ति नहीं कही जाती हैं। धारा 3 के अंतर्गत लिखत की परिभाषित किया गया, तो लिखत से क्या विपरीत है? तो अवसीयत लिखत से विपरीत है। अनुप्रमाणित 2 या अधिक साक्ष्यों के द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है। रजिस्ट्रीकृत के द्वारा दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने वाली प्रबद्ध विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। भूबद्ध में क्या क्या चीज़ें आती हैं?
भूभत्व की जो परिभाषा है, भूमि में मूलित जैसे कि पेड़ या झाड़ियाँ इत्यादि, भूमि में निविष्ट भित्तियाँ निर्माण इत्यादि, ऐसी निविष्ट वस्तु जिससे कि स्थायी लाभप्रद उपभोग हो वो भूभत्व वस्तु कही जाती है। अनियोज्य दावे की परिभाषा दी गई है। तो कौन से अनियोज्य दावे हैं, कौन से अनियोज्य दावे नहीं हैं, ये प्री के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस लिस्ट को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ऐसा कोई भी ऋण या ऐसा कोई भी लाभ जिसको सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लायक माने वो अनियोज्य दावे कहे जाते हैं। जैसे कि मेहर अदायगी का दावा हो गया, बकाया किराया प्राप्त करने का दावा हो गया, भविष्य निधि का दावा हो गया, भागीदारों में अंश का दावा हो गया, अप्रतिभूति ऋण का दावा हो गया, और उधार में दी गई वस्तुओं को वापस पाने का दावा हो गया। ये सब अनियोज्य दावे हैं। व्यापार से लाभ का या फायदे का दावा हो गया, जीवन बीमा पॉलिसी दे का धन का दावा हो गया, भरण पोषण के बकाये का दावा हो गया, लॉटरी टिकट का दावा हो गया, सीधा साधा कर्ज का दावा हो गया। ये सब जो हैं अनियोज्य दावे कहे जाते हैं। जो अनियोज्य दावे नहीं हैं, जैसे कि नुकसानी के लिए बात का दावा अनियोज्य दावा नहीं है, सुरक्षित ऋण का दावा अनियोज्य दावा नहीं है, संविदा भंग हेतु नुकसानी का दावा अनियोज्य दावा नहीं है, मध्यवर्ती लाभ का दावा प्रतिभूति ऋण का दावा नहीं है, लेकिन अप्रतिभूति ऋण का दावा अनियोज्य दावा है। पुस्तक की प्रतिलिपि अधिकार का दावा, बंधक की प्रतिभूति को वापस पाने का दावा, कृत्य विधि में नुकसानी का दावा, गिरवी संपत्ति या अंडमान को वापस पाने का दावा, चल संपत्ति जो दावेदार के कब्जे में है नहीं है को वापस पाने का दावा, डिक्री कॉपीराइट सह अंशधारी से क्षतिपूर्ति, कर्ज जिसकी जमानत ली गई हो, ये सब जो है अनियोज्य दावे के अंतर्गत नहीं आते हैं। धारा 5 जो है वो संपत्ति अंतरण की परिभाषा देती है, ना कि संपत्ति को परिभाषित करती है, क्योंकि प्री में कई बार एग्जाम पूछा गया है कि संपत्ति की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो लोग धारा 5 लगा देते हैं, जबकि संपत्ति की परिभाषा अधिनियम में कहीं भी नहीं दी गई है, क्योंकि धारा 5 में संपत्ति अंतरण की परिभाषा दी गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। धारा 5 संपत्ति अंतरण की परिभाषा, आवश्यक तत्व, धारा 5 के जो आवश्यक तत्व हैं, एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को, एक व्यक्ति को या फिर एक के बाद अनेक व्यक्तियों को, स्वयं को या फिर स्वयं और एक को या फिर स्वयं और अनेक को, कोई भी मौजूद संपत्ति जो चल हो या अचल हो, बजरिए 5 तरह से अंतरण करता है, जैसे कि क्रय विक्रय या फिर दान के द्वारा, विनिमय के द्वारा, पट्टा के द्वारा, बंधक के द्वारा अंतरण करता है, चाहे वो अंतरण वर्तमान हो या भविष्य में हो, पर संपत्ति अवश्य मौजूद हो, तो इस अधिनियम के अंतर्गत उसको संपत्ति अंतरण कहा जाएगा। धारा 6 में क्या अंतरित किया जा सकेगा, तो 10 अपवाद दिए गए, उनको छोड़ करके सब कुछ अंतरित किया जा सकेगा। धारा 7 अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन होगा, तो धारा 7 जो है निम्नलिखित व्यक्तियों को सक्षम अंतरणकर्ता घोषित करती है, मानती है। तो हर वे व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो वो संपत्ति अंतरण कर सकता है, जैसे कि नाबालिग ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, इनके सिवाय जो सक्षम हो वो संपत्ति का अंतरण कर सकता है। हर वे व्यक्ति जो अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो, जैसे कि संपत्ति का मालिक हो, या फिर हर वे व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी नहीं है परंतु वो बयान करने के लिए प्राधिकृत हो, जैसे कि किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई हो, तो संपत्ति का अंतरण कर सकता है। तो सक्षम व्यक्ति संपत्ति का अंतरण निम्न तरीकों से कर सकता है। पहला कि उसको पूर्ण रूप से कर सकता है, या फिर उसको पार्सली अंशतः कर सकता है, या फिर आत्यांतिक रूप से कर सकता है, या फिर विधि द्वारा अनुज्ञात किसी अन्य तरीके से कर सकता है। तो अंतरणकर्ता के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला है कि संविदा करने के लिए सक्षम हो। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 जो है वो वयस्क यानी बालिग हो, और भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की जो धारा 3 है उसके अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, या फिर गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत आता है तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, जो वयस्क माना जाएगा। स्वस्थचित हो, स्वस्थचित भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 12 में दिया गया है कि स्वस्थचित किसको कहा जाता है, कौन व्यक्ति होता है स्वस्थचित का, विधि के अध्याधीन हो और संविदा करने से निर्धारित यानी आयोग घोषित न किया गया हो, तो वो व्यक्ति जो है संविदा करने में सक्षम माना जाएगा। धारा 8 अंतरण का प्रभाव बताती है, और 9 में मौखिक अंतरण कैसे किया जा सकता है, तो हर उस दशा में जिसमें विधि द्वारा कोई भी लेख अभिव्यक्त अपेक्षित नहीं है, संपत्ति का अंतरण लिखे बिना भी किया जा सकता है, उसको मौखिक अंतरण कहा जाता है। धारा 10 अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त बताती है। तो धारा 10 के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, तो हित सृजन या अंतरण किसी भी प्रकार के हित का हो, पूर्ण प्रतिबंध एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगाया गया हो, किसी भी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष तक ही अंतरण सीमित का अधिकार जो है पूर्ण अवरोध होगा। सृजित हित या अंतरण की अवधि से प्रसीमित शर्त है या फिर मर्यादा पूर्ण अवरोध है। हित या अंतरण के ढंग पर शर्त या मर्यादा द्वारा अवरोध पूर्ण होगा। अंतरण या हित पर पजरिए शर्त या मर्यादा जो लगाया गया है वो आंशिक अवरोध जो है वो शून्य नहीं होगा। इस धारा के कुछ अपवाद हैं, जैसे पट्टा हो गया, रघुराम राव नाम ईपी माठिया
के मामले में दिया गया था। अब बात के अंदर पारसी, ईसाई, यहूदी आदि जो है विवाहिता स्त्री पर दौरान विवाह पूर्व प्रतिबंध जो है वो वैध होगा। विधि द्वारा लगाया गया पूर्ण अवरोध या यदि संव्यवहार को टीपीए में अंतरण नहीं कहा गया है या यह सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होगा जब अंतरण करने वाले के अधिकारों पर ही पूर्ण अवरोध लगा दिया गया हो। जहां शर्त मर्यादा अलग दस्तावेज में हो तो वहां पर शर्त जो है लागू नहीं होगी। धारा 11 शिष्ट हित के विरुद्ध निर्बंधन की बात करती है। धारा 11 के जो आवश्यक तत्व हैं, संपत्ति में पूर्ण हित का सृजन हो और जैसे कि विक्रय, विनिमय एवं दान में उपभोग विशिष्ट रीति से हो। ऐसा निर्बंधन चाहे पूर्ण हो या फिर सीमित लगाया जाए। निर्बंधन आदेशात्मक हो यानी किसी निर्दिष्ट ढंग से उपभोग करने का अधिकार हो, जैसे कि सिर्फ रहने के लिए। परिणाम क्या होगा? निर्बंधन शून्य होगा, रिस्ट्रिक्शन वाइड होगा और अंतरण जो है वो वैध होगा, ट्रांसफर वैलिड रहेगा। धारा 11 के जो अपवाद दी गई हैं, अपनी बची हुई अचल संपत्ति का लाभप्रद उपभोग करने के लिए प्रतिबंध वैध रहेंगे। कल्पना मोक्ष के मामले में दिया गया था। अत्यांतिक रूप से सृजित हित के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने वाली शर्तें जो है इंदू कलर बनाम हरियाणा राज्य के मामले में दिया गया था। धारा 10 व 11 में तुलना कर लेते हैं हम लोग। तो धारा 10 और 11 दोनों में शर्तें तो शून्य दी हैं, लेकिन अंतरण को वैध माना गया है। जो शर्तें हैं वो शून्य हैं और अंतरण जो है उसको वैध माना गया है। तो धारा 10 में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। अंतरण किसी भी प्रकार का हो सकता है, सीमित हो चाहे असीमित हित का हो, और अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। धारा 11 में दो बातें जो महत्वपूर्ण हैं, अंतरण पूर्ण हो जैसे कि विक्रय, दान, विनिमय का, और उपभोग पर दी कोई भी प्रतिबंध हो। धारा 11 और 10 में बेसिक जो डिफरेंस है उनको देख लेते हैं। तो धारा 10 पूर्ण अवरोध या शर्तें शून्य होती हैं, जबकि धारा 11 में दोनों, चाहे वो आंशिक हो या पूर्ण हो, अवरोध हो तो प्रतिबंध शून्य है। धारा 10 शर्त जो है अवरोध की प्रकृति महत्वपूर्ण होती है, जबकि धारा 11 में अवरोध की प्रकृति महत्वपूर्ण नहीं होती है। धारा 10 के अंतर्गत सीमित हित वाले अंतरणों के मामलों में लागू नहीं होती, जबकि धारा 11 सभी प्रकार के अंतरणों में लागू होती है। धारा 10 का उद्देश्य अंतरण के अधिकार से संबंधित है, जबकि धारा 11 का उद्देश्य उपभोग व प्रयोग के अधिकार पर लगे अवरोध में शून्य घोषित करना है। धारा 12 जो है वो पट्टे द्वारा अंतरण पर लागू नहीं होती है। इस धारा 12 के जो आवश्यक तत्व हैं वो किसी भी ऐसी शर्त या मर्यादा के साथ या फिर अधीन किसी भी व्यक्ति को किया गया संपत्ति अंतरण या उसके फायदे के लिए आरक्षित हित जो समाप्त हो जाएगा यदि वह दिवालिया हो जाए या फिर उस हित का जब आगे अंतरण करने का प्रयास करे। इसके जो परिणाम है वो शर्त शून्य है, मर्यादा लिमिटेशन भी शून्य है। इस धारा के अपवाद जो हैं, जो पट्टाकर्ता या फिर पट्टे जन्म से अधिकार के अधीन दावेदार के फायदे के लिए हों। धारा 13 वेरी इंपॉर्टेंट, आजाद व्यक्ति के लाभ के लिए अंतरण, फायदे के लिए अंतरण के बारे में बताती है। तो हार्टी बनाम मिचेल के मामले में दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम दिया गया था धारा 13 के अंतर्गत। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और ये पूछा था कि दोहरी संभावना के विरुद्ध नियम किस धारा में दिया गया है, तो धारा 13 में दिया गया है। धारा 13 के आवश्यक तत्व क्या क्या है? किसी भी संपत्ति अंतरण में उसी संपत्ति के अंतरण के द्वारा किसी गर्भस्थ शिशु के फायदे के लिए या फिर किसी अन्य अजन्मे व्यक्ति को हित का सृजित किया जाना जो अंतरण की तिथि पर यानी गर्भ में हो। ऐसा अंतरण होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि गर्भस्थ शिशु को हित देने से पूर्व हित सृजित किया जाए, जैसे कि ट्रस्ट बना करके दिया जा सकता है या फिर पूर्ण हित दिया जाए। धारा 13 के जो महत्वपूर्ण केस लॉ हैं उनको देख लेते हैं। हार्टी बनाम मिचेल के मामले में रूल्स अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटी दिया गया है, दोहरी संभावनाओं के विरुद्ध नियम, जो एक आंग्ल विधि का एक नियम है। सोफर केजी बनाम बंगाल राज्य 1944 का मामला है। इस बाद में दोहरी संभावनाओं के नियम को लागू नहीं किया गया था। राजा बजरंग बहादुर बनाम दंतराज कुमारी का मामला है। इस बाद में दोहरी संभावनाओं के नियम को विधि विरुद्ध अनलॉफुल माना गया था। धारा 14 वेरी इंपॉर्टेंट, प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से शाश्वतता के विरुद्ध नियम, रूल्स अगेंस्ट परपेचुइटी, धारा 18 पर लागू नहीं होती है। महत्वपूर्ण केसला है 14 का जो अपवाद है वो धारा 18 है। इसके धारा 14 के जो इंपॉर्टेंट केसला हैं, जैसे टैगोर बनाम टैगोर का बाद, औलाद अली बनाम अली खान का मामला, हकसुबा पूर्व क्रयाधिकार या विक्रय के करार में धारा 14 है वो लागू नहीं होगी, क्योंकि ये अंतरण मान्य नहीं है, किसी भी हित का सृजन नहीं होता है ऐसे अंतरण में। अंग्ल विधि का नियम है वेट एंड सी, इंतजार करो और देखो, धारा 14 में निहित किया गया है। धारा 14 के जो आवश्यक तत्व हैं वो संपत्ति अंतरण द्वारा अजन्मे व्यक्ति को कोई ऐसा हित नहीं सृजित होगा जिसमें पूर्ण हित ना दिया गया हो या फिर पूर्व हित ना दिया गया हो। यदि वे पूर्व वे प्राप्त करे, वैश्यकता यानी बालिग हो जाए, उस समय श्रेष्ठ हित मिलना हो, अंतिम अंतति पूर्व हित संपत्ति समाप्ति के पूर्व या समाप्ति तक गर्भ में ना आ जाए, उसके बाद उसके वयस्क यानी बालिग होने तक सृजित हित पर प्रतिबंध लगा रह सकता है। धारा 15 उस पर को अंतरण जिसके कुछ व्यक्ति धारा 13-14 में आते हैं उसके बारे में प्रावधान करती है। धारा 16 अंतरण किसी पूर्वी हित की निष्फलता पर प्रभावी होगा। धारा 17 जो है संचयन
का सिद्धांत बताती है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन के बारे में। तो संचयन की अवधि क्या होगी? धारा 17 इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष के जीवन काल या फिर अंतरण की तिथि से 18 वर्ष की अवधि तक, तो दोनों में जो अधिक हो के लिए संपत्ति का संचयन किया जा सकता है। इसके 3 अपवाद दिए गए हैं, जैसे ऋणों का संदाय, अंतरिक्ष या अंतर्ति के ऋणों का संदाय, वैश्यकता के लिए संचयन, अंतरिक्ष या अंतर्ति की संतानों के लिए कोई भी व्यवस्था, संपत्ति के लाभ के लिए संचयन। 3 अपवादों के अतिरिक्त चौथा अपवाद ये भी है कि यदि धारा 18 जैसे कि संचयन लोक या सार्वजनिक लाभ या फायदे के लिए या फिर धर्म या ज्ञान या फिर वाणिज्यिक आदि के प्रयोजनों के लिए है तो संपत्ति का संचयन किया जा सकता है, अन्यथा संपत्ति का संचयन नहीं किया जा सकता है। सिर्फ लोक लाभ और लोक फायदे के सार्वजनिक हित के लिए संचयन किया जा सकता है। धारा 18 लोक लाभ या लोक के फायदे या सार्वजनिक हित के लिए शास्त्रीय अंतरण के बारे में प्रावधान करती है। तो धारा 18 के जो प्रावधान है वो धारा 14 पर लागू नहीं होंगे। 14 का अपवाद धारा 18 है। धारा 19 में निहित हित दिया गया है वेस्टेड इंटरेस्ट, जहां पर अंतरण के निबंधनों से प्रतिकूल प्रतीत नहीं होता है वहां पर निम्न दशाओं में सृजित किया गया हित निहित हित होता है। जैसे निहित हित का सृजन यदि निम्न 8/37 में कोई भी स्थिति हो तो निहित हित उसको कहा जाएगा। जैसे प्रभावी होने का समय न बताया गया हो, या फिर तत्काल प्रभावी होना कहा गया हो, या फिर निश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावी होना कहा गया हो, या फिर भले ही उपभोग मुलतवी कर दिया गया हो, या फिर 5वां है प्रभावी होने के पहले पूर्व हित सृष्ट हो, या फिर 6वां है आय संचयन का निर्देश दिया गया हो या मर्यादा सशर्त हो, या फिर 8वां है अनिश्चित घटना जिस पर हित आधारित था घटित हो जाए तो उसको निहित हित कहा जाएगा। धारा 21 समाश्रित हित कंटिजेंट इंटरेस्ट के बारे में बताती है। तो जहां पर कोई भी हित किसी पूर्वी या विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर या ना होने पर आश्रित है तो ये हित समाश्रित हित कहलाता है। परिवर्तन समाश्रित हित का निहित हित में कब होता है? तो यदि हित जो है वो विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर निर्भर है तो ये निहित हित में परिवर्तित हो जाएगा। यदि हित विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होना असंभव हो जाए तो निहित हित में परिवर्तित हो जाएगा। तो 2 परिस्थितियों में समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो जाता है। आवश्यक तत्व क्या है समाश्रित हित के? जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में किसी भी व्यक्ति के हित में ऐसा हित सृजित हो जाए जो किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही या फिर ना घटित होने पर ही प्रभावी होने के लिए सृष्ट हो, ऐसी स्थिति में अर्जित हित समाश्रित हित कहा जाएगा। धारा 21 समाश्रित हित के कुछ अपवाद हैं जिसमें समाश्रित हित नहीं होगा। जब किसी विशिष्ट आय को प्राप्त करने पर किसी को हक मिलना हो तब तक उस संपत्ति में उद्भूत आय अत्यांतिक रूप से या फिर आंशिक रूप से जितनी आवश्यक हो उसके फायदे के लिए इस्तेमाल की जाए तो समाश्रित हित नहीं होगा। समाश्रित हित और निहित हित में अंतर को हम लोग देख लेते हैं। तो धारा 19 में निहित हित के बारे में प्रावधान दिए गए हैं और धारा 21 में समाश्रित हित के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। निहित हित जो है वो पूर्ण हित होता है और समाश्रित हित अपूर्ण हित होता है। निश्चित घटनाओं पर आधारित होता है निहित हित, जबकि समाश्रित हित जो है वो अनिश्चित घटनाओं पर आधारित होता है। निहित हित में संपत्ति व्यक्ति को की अगर मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारियों में चली जाती है, जबकि समाश्रित हित में यदि मृत्यु व्यक्ति की हो जाती है तो संपत्ति जो वापस है वो अंतरक को चली जाती है। अंतति निश्चित होता है, निहित हित में अंतति जो है वो निश्चित होता है, जबकि समाश्रित हित में अंतति अनिश्चित होता है। निहित हित अंतरण की तिथि से प्रभावी होता है, लेकिन समाश्रित हित जो है किसी घटना के जो अनिश्चित है कि घटना घटने या ना घटने पर निर्भर करता है। धारा 20 अजात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करेगा। जो धारा 13 है वो धारा 13 को धारा 20 पूर्ण रूप प्रदान करती है। तो धारा 20 वस्तुतः धारा 13 में प्रस्तावित व्यवस्था को पूरा करती है। धारा 20 के आवश्यक तत्व क्या क्या है? जब तक अंतरणकर्ता का कोई भी विपरीत इरादा ना हो। अजन्मे व्यक्ति को धारा 13 के अनुसार सृजित हित उसके पैदा होते ही उसमें निहित होगा। उपभोग का अधिकार भले ही मुलतवी रखा जाए। धारा 25 सशर्त अंतरण कंडीशनल ट्रांसफर के बारे में बताती है। तो संपत्ति अंतरण से सृष्ट ऐसा कोई भी हित शून्य या निष्फल हो जाता है जो निम्न पर निर्भर करता है, यानी कि विधि के उपबंधों को विफल करने वाली है, या विधिता निषिद्ध है, शरीर या संपत्ति की क्षति से अंतर विलिप्त है, अनैतिक और लोक नीति के विरुद्ध है, या जिसकी पूर्ति असंभव है। तो ऐसी जो शर्त है वो शून्य है धारा 25 के अंतर्गत। धारा 26 यथा समीप का सिद्धांत प्रभाव शर्त की पूर्ति। तो धारा 26 में जो है यथा समीप का सिद्धांत दिया गया है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि धारा 26 में कौन सा सिद्धांत दिया गया है या यथा समीप का सिद्धांत किस धारा में दिया गया है। धारा 27 में है त्वरण या तीव्रता का सिद्धांत दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 35 निर्वाचन कब आवश्यक है, जिसको चुनाव अंतरचेतना निर्वाचन या इलेक्शन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका इंपॉर्टेंट जो केस है मोहम्मद अफजल बनाम गुलाम कासिम 1903 का मामला है। चुनाव के सिद्धांत पर एक निर्देशक वाद है, रीडिंग केसला है। इस जो अध्याय 2 है उसका अपवाद धारा 35 में दिया गया था कि धारा 35 जो है वो मुस्लिमों पर प्रभावी है, ये कहा गया है। और अध्याय 2 ये कहता है कि मुस्लिमों पर प्रभावी नहीं होगा। तो धारा अध्याय 2 जो है धारा 35 उसका अपवाद है। सादिक हुसैन हाशिम अली प्रिवी काउंसिल के मामले में अध्याय 2 जो है मुस्लिमों पर प्रभावी नहीं होगा, किंतु धारा 35 के अंतर्गत चुनाव के सिद्धांत को मुस्लिमों पर भी लागू किया गया। ये निर्धारित किया गया कि रूल ऑफ कंसेंस जो है अंतर चेतना का सिद्धांत सभी व्यक्तियों पर चाहे वे किसी भी धर्म के हों लागू होता है। धारा 35 जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति अंतरण करने का प्रस्ताव या प्रवंजना किसी तीसरे व्यक्ति के समक्ष करता है और उसी संव्यवहार के भाग के रूप में कोई भी फायदा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान करता है, तब ऐसे अन्य व्यक्ति के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला है अंतरण की पुष्टि करके फायदे को प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा है अंतरण को अस्वीकार करके फायदे से इनकार करने का अधिकार। चुनाव का तरीका ढंग क्या होगा? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरीके से किया जा सकता है। तो अप्रत्यक्ष जो चुनाव है वो फायदे का प्रतिग्रहण करना है, फायदे का लगातार 2 वर्ष तक उपभोग करते रहना है, स्थिति का परिवर्तन करना। धारा 36 हकदार व्यक्ति के लिए पर्यावसान पर कालिक संदायों का प्रभाजन। तो धारा 36 में भी संदायों के प्रभाजन का सिद्धांत दिया गया है। धारा 37 में है जो विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन का सिद्धांत दिया गया है। तो फायदे के प्रभाजन का सिद्धांत धारा 37 में दिया गया है। इसको अंशदान का सिद्धांत भी कहा जाता है। धारा 38 कुछ परिस्थितियों में प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा अंतरण। 39 अंतरण जहां अन्य व्यक्ति भरण पोषण का हकदार है। धारा 40 भूमि के उपभोग पर निर्बंधन के बारे में बताया गया है। धारा 41 दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण के बारे में बताया गया है। तो धारा 41 में जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत प्रिंसिपल दिया गया है व्यपदेशन का सिद्धांत, जिसको हम लोग फैलाव के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। धारा 41 के इंपॉर्टेंट जो केस हैं राजकुमार कुंदू बनाम मैक्यून का मामला जो प्री एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सूरज रतन थरानी बनाम अजामाबाद टी कंपनी 1965 का मामला है। धारा 41 के जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं एलिमेंट्स हैं, कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसी संपत्ति का असली मालिक की सहमति से दृश्यमान स्वामी है और उसे प्रतिफलात अंतरण करता है, वहां अंतरण इस आधार पर शून्यकरणीय नहीं होगा कि अंतरण वैसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, परंतु यह तब जबकि अंतर्ती ने ये अभिनिश्चित करने के लिए कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था और युक्त सावधानी बरतने के पश्चात सद्भावनापूर्वक कार्य किया गया हो। धारा 41 यदि अचल संपत्ति में हितवत व्यक्ति की अभिव्यक्ति अविवक्षित सहमति से कार्य कोई अन्य व्यक्ति ऐसी संपत्ति का दृश्यमान स्वामी है और यदि दृश्यमान स्वामी के द्वारा संपत्ति का प्रतिफलात अंतरण कर दिया जाता है तो ऐसा अंतरण इस आधार पर शून्यकरणीय नहीं होगा कि अंतरण जो है अंतरण करने के लिए प्राधिकृत नहीं था, किंतु ये धारा सिर्फ जो है सद्भावनापूर्वक अंतति को ही संरक्षण प्रदान करती है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं। जो कपटपूर्वक अंतरण करना है उसको संरक्षण प्रदान नहीं करती है। धारा 43 ये कहती है कि अपराधिकृत के व्यक्ति के द्वारा कब अंतरण किया जा सकेगा। तो धारा 43 में एक सिद्धांत दिया गया है विबंध द्वारा अनुदान का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है वो साम्याजन या साम्य पर आधारित है, विबंध पर आधारित है। ये कपटपूर्ण अंतरण के आधार पर अंतरण को रोकता है। धारा 43 जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट स्थावर संपत्ति प्रतिफलात अंतरण करने की प्रबंधना या प्रस्ताव करता है, कपटपूर्वक या भूलवश इस व्यवदर्शन के साथ करता है कि वह संपत्ति को अंतरण करने के लिए प्राधिकृत है और इस प्रकार इस विश्वास पर संपत्ति अंतरण की संविदा में प्रवेश करता है, तो संपत्ति संविदा के अस्तित्व में रहने के दौरान व्यपदेशन करने वाला ऐसी संपत्ति पर प्राधिकार प्राप्त कर लेता है। तो अंतति के विकल्प पर ऐसी संपत्ति को हित का अंतरण अंतति के पक्ष में कराया जा सकता है। धारा 43 के अपवाद हैं सद्भावनापूर्वक प्रतिफल अंतति के आधारों पर प्रभाव नहीं डालेगी। जो सद्भावनापूर्वक गुड फैथ में कार्य कर रहे हैं उनके राइट्स को इफेक्ट नहीं करेगी। ये सिद्धांत जो है साम्याजन इक्विटी पर आधारित है, अतः ऐसे अंतति को संरक्षण प्रदान नहीं करती है जो संव्यवहार समय कपटपूर्ण कार्य कर रहे हों, उनको संरक्षण धारा 43 प्रदान नहीं करती। धारा 44 एक सह स्वामी द्वारा अंतरण को ऑनरशिप के द्वारा ट्रांसफर की बात की गई है। तो धारा 44 में भी एक सिद्धांत दिया गया है प्रत्यास्थापन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है धारा 44 में समाहित है। धारा 44 जब कोई व्यक्ति अपने सह स्वामित्व की अचल संपत्ति में अपना हित बिना विभाजन के अंतति के पक्ष में अंतरण कर देता है तो अंतति को ऐसे हित या अंश के विषय में निम्न अधिकार प्राप्त होंगे: संयुक्त कब्जे का अधिकार, विभाजन का अधिकार, संयुक्त उपभोग का अधिकार। इसके कुछ
परंतु भी दिए गए हैं। यदि अंतरित संपत्ति कुटुंब परिवार की संपत्ति है और अंतरित कुटुंब परिवार का व्यक्ति नहीं है तो उसको संयुक्त उपभोग एवं संयुक्त कब्जे का अधिकार नहीं मिलेगा, किंतु उसको विभाजन बंटवारा करने का अधिकार होगा। धारा 47 सामान्य संपत्ति के अंश का सह स्वामी द्वारा अंतरण के बारे में बताती है। धारा 48 में एक सिद्धांत दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्राथमिकता या इसको पूर्विकता का सिद्धांत कहते हैं। धारा 48 जब एक ही अचल या स्थावर संपत्ति का अंतरण क्रमशः एक के बाद एक को किया जाता है तो तत्कालिक संविदा के प्रभाव में पश्चातवर्ती अंतरण जो है वो पूर्ववर्ती संविदा से प्रभावित होगा। इसकी कुछ अब बात दी गई है, धारा 78 और 79 में दिए गए हैं। धारा 49 बीमा पॉलिसी के अधीन अंतरित के अधिकार के बारे में बताती है। 51 जो है उपयुक्त हकों के अधीन धारकों को सद्भावनापूर्वक की गई अवधि के बारे में बताती है। धारा 52 जो है संपत्ति संबंधी बात के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बात इसको लंबित बात के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, लिस्पेंडेंस के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। धारा 52 का जो उद्देश्य है वो बात की बाहुल्यता को रोकना है। इंपॉर्टेंट केस है बेलामी बनाम सेबाइन 1857 का मामला है। प्रीवी काउंसिल के द्वारा इसको निर्णित किया गया था, न्यायमूर्ति थे लॉर्ड टर्नर। तो ये जो जितने फैक्ट हैं बेलामी बनाम सेबाइन और न्यायमूर्ति लॉर्ड टर्नर और बात की बाहुल्यता को रोकना, लंबित बात का सिद्धांत, लिस्पेंडेंट का सिद्धांत धारा 52 में जो दिया गया है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। प्री के एग्जाम में सभी को पूछा जाता है। फैयाज हुसैन बनाम प्राग नारायण का मामला है। धारा 52 के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? तो किसी भी न्यायालय में, एनी कोर्ट में ऐसा वाद या कार्रवाई के लंबित रहते हुए जो दुसंधिपूर्ण ना हो और जिसमें अचल संपत्ति का कोई भी अधिकार प्रत्यक्षता हो या फिर वो निर्दिष्ट प्रसंगत हो, वे संपत्ति उस बात के या कार्रवाई के किसी भी पक्षकार के द्वारा उस न्यायालय के प्राधिकार के अधीन और ऐसे निबंधनों के साथ जैसे वे अधिरोपित हो, अंतरित या विनित की जाने के सिवाय ऐसे अंतरित या अन्यथा विनित नहीं की जाएगी कि उसके किसी अन्य पक्षकार के किसी टिकरी या आदेश के अधीन जो उसमें दिया जाए अधिकारों पर प्रभाव पड़े। किसी बात या कार्रवाई का लंबन काल जो है तब से शुरू होगा जिस दिन सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय में वे बात पर प्रस्तुत किया गया है और तब तक चलता समझा जाएगा जब तक कि बाद में अंतिम तरीके से निपटारा ना हो जाए। धारा 53 कपटपूर्ण अंतरण के बारे में बताती है। 53 ये इंपॉर्टेंट है, भागिक फलन का सिद्धांत, जिसको पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो भागिक फलन का सिद्धांत इसको कहते हैं। ये एक साम्या का नियम है। इसके जो इंपॉर्टेंट केस हैं, आरिफ बनाम इनुनाथ का मामला है, प्रबोध कुमार बनाम दंतमाला टी कंपनी का मामला है, सरदार गोविंद राय महानिदेशक बनाम देवी राय का मामला है। आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? धारा 53 ये के करार, एग्रीमेंट, करार लिखित होना चाहिए। पहला तो ये है कि अचल और स्थावर संपत्ति हो, साफ प्रतिफल अंतरण एवं हस्ताक्षर किए गए हों, संविदा में अपना हित पूरा करने को कटिबद्ध या प्रतिबद्ध हो, कब्जा लेना बनाए रखना, कब्जे के किसी और रूप में आंशिक पालन हो सकता है, मुकदमे की तारीख पर कब्जा आवश्यक नहीं है, कब्जा पाने का अधिकार, अंतरित द्वारा आचरण जो आंशिक पालन प्रकट करता हो, संविदा को बढ़ाने की ओर अन्य कार्य किया गया हो, कार्य जो है स्वाभाविक रूप से एवं बिना दुविधा के संविदा से जुड़ने वाला होना चाहिए, कार्य उसी व्यक्ति का होना चाहिए जो आंशिक पालन की सामयिक व्यवस्था का लाभ लेना चाहता हो। धारा 53 के जो अपवाद हैं, आंशिक पालन के प्रतिकूल करार में ही कोई व्यवस्था की गई हो या फिर साफ प्रतिफल एवं बिना नोटिस का क्रेता तो आंशिक पालन का उसको संरक्षण नहीं मिलेगा। अध्याय 3 विक्रय के विषय में बताता है। अचल स्थावर संपत्ति के विक्रय के बारे में बताया गया है। जो चल संपत्ति का विक्रय है वो माल एवं विक्रय अधिनियम से शासित होता है। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में सिर्फ अचल संपत्ति के विक्रय के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो धारा 54 में विक्रय की परिभाषा दी गई है। तो धारा 54 के जो आवश्यक तत्व हैं वो अचल संपत्ति का विक्रय के बारे में बताया गया है कि कीमत के बदले में जो दी जा चुकी हो या जिसको देने का वचन दिया गया हो या फिर जिसका कोई विभाग दे दिया गया हो और किसी विभाग के देने का वचन दिया गया हो। तो विक्रय में स्वामित्व का अंतरण होता है। विक्रय कैसे किया जाता है, विक्रय का ढंग क्या होगा? तो ऐसा अंतरण जो 100 रुपये या अधिक मूल्य की संपत्ति का है, चाहे संपत्ति मूर्त चल संपत्ति की दशा में है, यदि किसी भी उपभोग या फिर अन्य अमूर्त संपत्ति की दशा में, तो केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत के द्वारा किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में संशोधित व्यवस्था जो है वो 100 रुपये से कम मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो फिर रजिस्ट्रीकृत लिखत के द्वारा किया जाएगा या संपत्ति के परिधान के द्वारा भी, यानी संपत्ति का अंतरण कब्जा दिलाकर किया जा सकता है, उसके द्वारा भी हो सकेगा। मूर्त स्थावर अचल संपत्ति का परिधान तब हो जाता है जब विक्रेता क्रेता का या फिर क्रेता द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को उस संपत्ति पर कब्जा करा देता है, तो परिधान के द्वारा अंतरण कहा जाता है।
धारा 55 में क्रेता और विक्रेता के अधिकार और दायित्व दिए गए हैं। 56 में पाक्षिक क्रेता द्वारा क्रयबंधन का सिद्धांत दिया गया था, तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और धारा 81 में भी डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग दिया गया है। तो धारा 81, 56 को एक साथ रीड करें आप लोग। धारा 56 के आवश्यक तत्व क्या क्या है? 2 या अधिक संपत्तियों का स्वामी उन्हें एक व्यक्ति के पास बंधक रख देता है और फिर उन संपत्तियों में से एक या अधिक को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है। तो तत्प्रतिकूल संहिता के अभाव में क्रेता उक्त बंधक ऋण को उसे न बेची गई संपत्ति या संपत्तियों से जहां तक कि उससे या उनसे उसकी तुष्टि हो सकती है तुष्टि कराने का हकदार है, किंतु इस प्रकार नहीं कि उससे बंधकदार के या फिर उससे व्यतिपूर्ण अधिकाराधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के या उक्त संपत्तियों में से किसी भी प्रतिफलात हित अर्जित करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े करा सकता है। धारा 57 विक्रय के लिए न्यायालयों के द्वारा उपबंध किए गए हैं। अध्याय 4 है धारा 58 से लेकर 104 तक बंधक और भारों के विषय में, जो सिर्फ अचल संपत्ति के संबंध में लागू होता है। धारा 58 बंधक, बंधककर्ता, बंधकदार, बंधक धन और बंधक विलेख की परिभाषा दी गई है। और धारा 58 में ही बंधक के प्रकार बताए गए हैं, जो कुल 6 प्रकार के बंधक के बारे में प्रावधान किए गए हैं। धारा 59 बंधक का हस्तांतरण पत्र के द्वारा किया जाना चाहिए। धारा 60 से लेकर 66 तक बंधककर्ता के अधिकार और दायित्व के बारे में बताया गया है। और 67 से लेकर के 77 तक बंधकदार के अधिकार और दायित्व के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। धारा 60 मोचन करने का बंधककर्ता का अधिकार का बताया गया है। और धारा 67 में जो है प्रबंध का या फिर उसको विक्रय करने का अधिकार बंधकदार का अधिकार दिया गया है। धारा 63 और 70 को एक साथ पढ़ेंगे। बंधक संपत्ति में अनुवृत्ति एक्सेशन के बारे में बताया गया है। और धारा 64 और 71 जो है इसमें बंधकथित पट्टे का नवीकरण यानी रिन्यूएबल के बारे में बताया गया है। और धारा 63 ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बंधक संपत्ति में अनुवृत्ति के बारे में बताया गया है। इसमें इम्प्रूवमेंट्स और जो है यहाँ पर एक्सेशन, इसमें आपको डिफरेंस करना है, क्योंकि ये जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किसमें अनुवृत्ति और अभिवृद्धि दी गई है, तो हिंदी के स्टूडेंट जो है कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट धारा है वो 69A है, रिसीवर की नियुक्ति करने का अधिकार। और 72 और 76 जो है साकब्जा बंधकदार के अधिकार। और 76 में साकब्जा बंधकदार के वैधानिक दायित्व के बारे में बताया गया है 76 में। तो ये की जो हेडिंग्स हैं इसको भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि साकब्जा बंधकदार के अधिकार और दायित्व किस धारा में दिए गए हैं। तो अधिकार और जहाँ पर दायित्व की बात होती है तो धारा 76 लागू हो जाती है, और जहाँ पे सिर्फ अधिकार की बात है तो वहाँ पर धारा 72 लागू होती है। धारा 73 प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत दिया गया है। तो ये पूछा जाता है कि किस धारा में प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत समाहित है, धारा 73 में है। धारा 81 जो है प्रतिभूतियों का क्रमबंधन का सिद्धांत, इसको धारा 56 के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि धारा 56 में भी डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग दिया गया है और धारा 81 में भी डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग दिया गया है। तो वहाँ पर जो है वो क्रेता के द्वारा मार्शलिंग का है और यहाँ पर प्रतिभूतियों का क्रमबंधन का सिद्धांत दिया गया है, वहाँ पर पाक्षिक क्रेता के द्वारा क्रमबंधन का सिद्धांत दिया गया है। धारा 82 में अभिदाय का सिद्धांत दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है इसको। और धारा 91 और 94 को एक साथ पढ़ेंगे। तो धारा 91 कहती है कि मोचन ऊपर, और धारा 94 ये कहती है कि प्रोबंध जो है वो नीचे चलता है। तो प्रोबंध का अधिकार जो है वो बंधकदार का अधिकार है और मोचन का अधिकार बंधककर्ता का अधिकार है। धारा 92 93 में 2 सिद्धांत दिए गए हैं। धारा 92 में प्रत्यासन का सिद्धांत दिया गया है और धारा 93 में आवंधन का सिद्धांत दिया गया है। धारा 96 में हक विलेखों के निक्षेप के द्वारा बंधक के बारे में बताया गया है और इसकी जो परिभाषा है वो धारा 58F में दी गई है। धारा 98 में विलक्षण बंधकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के बारे में बताया गया है और धारा 58G में इसकी परिभाषा दी गई है। 100 से लेकर 101 में जो है वो भार के बारे में बताया गया है। तो भार जो चार्ज है, जहां व्यक्ति की अचल संपत्ति जो है पक्षकारों के कार्य के द्वारा या विधि की क्रिया के द्वारा दूसरे को धन के संदाय हेतु प्रतिभूति बन जाती है, तो ये कहा जाता है कि पश्चात कथित व्यक्ति उस संपत्ति पर भार है। धारा 101 जो है पाक्षिक विलंगामों के विद्यमान होने पर विलयन न होने के बारे में बताती है। तो जब तक की संपत्ति पर भार है तब तक की बंधकदार प्रोबंध कराने या ऐसी संपत्ति का विक्रय कराने का हकदार नहीं होगा। किसी भी संपत्ति पर किसी तरीके का अगर भार है तो जो बंधकदार है वो उसको विक्रय नहीं कर सकता है जब तक कि वो भार अदा नहीं कर दिया जाएगा। धारा 101 प्रावधान करती है। धारा 104 उच्च न्यायालयों के नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। तो
कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि उच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति किस धारा में दी गई है, या किन न्यायालयों को धारा 104 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 104 में जो है उच्च न्यायालय को नियम बनाने की शक्ति दी गई है, या उनके अधिक्षणाधीन जो भी न्यायालय हैं, तो इस अध्याय में अंतर्विष्ट उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु समय समय पर ऐसे नियम बना सकेंगे जो इस अधिनियम में संगत हों। उच्च न्यायालय को इस शक्ति दी गई है। अध्याय 5 वेरी इंपॉर्टेंट प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से धारा 105 से लेकर 117 तक पट्टा के विषय में बताया गया है। तो स्थावर संपत्ति के पट्टे के बारे में बताया गया है। तो पट्टा की परिभाषा जो है धारा 105 में दी गई। तो प्रतिफल स्वरूप उपभोग करने के अधिकार का अंतरण पट्टा कहलाता है। पट्टा के 5 आवश्यक तत्व हैं। तो आपको यहाँ पर 5 टाइम 5P याद रखना है। लीज, पट्टा को लीज कहते हैं। तो लीज में 5 शब्द दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 5 टाइम P याद रखना है। पहला P फॉर पार्टी हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, तीसरा पीरियड होगा, और चौथा जो है प्रीमियम हो गया, पांचवा जो है पार्शियल ट्रांसफर हो गया। तो पक्षकार, पट्टाकर्ता और पट्टादार 2 पक्षकार हो गए। संपत्ति चल या उसको स्थावर संपत्ति कहते हैं। अवधि जो है वो निश्चित हो या फिर शाश्वत काल के लिए हो। प्रीमियम जो कि पट्टा के लिए या पट्टा से पूर्व दे हो। और पार्शियल ट्रांसफर अंशतांतरण यानी उपभोग करने के अधिकार का होता है, स्वामित्व का अंतरण नहीं होता है। पट्टे में जो है ट्रांसफर जो होता है वो उपभोग करने के अधिकार का अंतरण किया जाता है, ना कि स्वामित्व टाइटल का अंतरण नहीं होता है। पट्टे के प्रकार जो हैं, तो 2 प्रकार के पट्टे के बारे में बताया गया है। एक तो कृषि या विनिर्माणी प्रयोजन के लिए पट्टा, और दूसरा है वर्षानुवर्षी या मासानुमासी या फिर कालावधि वाले पट्टे। 106 में पट्टे की कालावधि का निर्धारण किया गया है। जहां पर पट्टे की काल अवधि जो है निर्धारित नहीं है या फिर अवधि का निर्धारण करार द्वारा नहीं किया गया है, तो वहां पर पट्टे की जो अवधि है या तो पक्षकारों के रूढ़ि या प्रथा के अनुसार होगी, या फिर रूढ़ि प्रथा का जहां पर अभाव हो तो वो धारा 106 के अनुसार तय की जाएगी। 106 जो है कृषि विनिर्माणी प्रयोजन के लिए पट्टे जो वर्षानुवर्षी हैं, या फिर ऐसे पट्टों का अवसान 6 माह की नोटिस से किया जा सकता है, या फिर जिसकी समाप्ति पट्टे की अवधि समाप्त होने के साथ होती हो। सूचना की अवधि क्या है, तो अवधि जो है पट्टा की अवसान के बाद से प्रारंभ होगी। अन्य प्रयोजन क्या है, मासानुमासी या फिर अवसान जो है 15 दिन की सूचना देकर किया जा सकेगा। सूचना कैसी हो, तो सूचना जो है हस्ताक्षरित हो और पक्षकारों को समन करने की तरह हो और तामील उसकी हुई हो, तो ऐसी सूचना हो। समय की गणना कब से की जाएगी, तो सूचना प्राप्त होने की तिथि से समय की गणना की जाएगी। सूचना की वैधता क्या होगी, तो इस आधार पर सूचना को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि सूचना में जो है समय कम दिया गया था या समय कम था, ये कोई अपवाद नहीं होगा। धारा 106 जो है वो 2002 के अधिनियम के द्वारा संशोधित की गई थी। जो प्रतिस्थापित धारा है वो 2003 में जो है लागू हो गई थी। 31 दिसंबर 2003 से प्रभावी कर दी गई। धारा 107 प्रावधान करती है कि पट्टे कैसे किए जाते हैं। पट्टे करने का ढंग के बारे में बताया गया है। तो 2 तरीके से, या तो परिधान के द्वारा या फिर रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा पट्टा किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रीकृत लिखित के द्वारा पट्टा यदि वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या फिर वार्षिक भाटक संग्रह के लिए है, तो ऐसा पट्टा जो है विलेख वो रजिस्टर्ड के द्वारा किया जाएगा, जो पक्षकारों के द्वारा निष्पादित होगा। और परिधान के द्वारा जो पट्टा है वो अरजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा होगा और कब्जे के परिधान के द्वारा होगा। यानी कि परिधान में कब्जा दिला करके पट्टा किया जा सकता है, जो मौखिक करार भी हो सकता है, मौखिक करार के द्वारा भी किया जा सकता है। पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व के बारे में बताया गया। तो 108 ए में पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व बताए गए हैं। 108 बी में है पट्टेदार के अधिकार और दायित्व बताए गए हैं। 109 में पट्टेकर्ते के अंतर्ति के अधिकार के बारे में बताया गया है। 110 उस दिन का अपवर्जन जिस दिन अवधि का प्रारंभ होता है। 111 पट्टे का पर्यावसान बताया गया है कि पट्टे का पर्यावसान कैसे होगा। तो पहला है कि समय समाप्त होने पर हो जाएगा। दूसरा है घटना घटने पर समाश्रित है तो घटना के घटने पर पर्यावसान हो जाएगा। दूसरा है समायोजन विलयन के द्वारा हो जाएगा, अभ्यर्पण के द्वारा हो जाएगा, अव्यक्त करार के द्वारा किया जा सकता है, विवक्षित अभ्यर्पण के द्वारा किया जा सकता है। संप्रहण कब होगा, तो शर्त भंग होने पर पट्टे का समापन हो सकता है, प्रतिकूल दावा पर हो सकता है, दिवालिया हो जाने पर हो सकता है पट्टे का संप्रहण। सूचना के द्वारा पट्टे का समापन किया जा सकता है, सूचना देकर के पट्टे को भी समाप्त किया जा सकता है। 112 में संप्रहण का अधित्यजन दिया गया है। 113 कहता है छोड़ देने की सूचना का अधित्यजन कब किया जा सकेगा। 114 भाटक का संदाय न करने के कारण संप्रहण से मुक्ति मिल जाती है। 115 अभ्यर्पण और संप्रहण का उपपट्टों पर प्रभाव क्या होगा, तो अभ्यर्पण का जो प्रभाव है, यदि पट्टा मौलिक शर्तों के अनुरूप किया गया है तो अभ्यर्पण से उपपट्टे पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन संप्रहण का प्रभाव, पट्टा के संप्रहण से उपपट्टा समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके कुछ अपवाद दिए गए। जैसे अपवाद यदि संप्रहण पट्टाकर्ता और पट्टेदार के बीच कपट का परिणाम है। धारा 114 जहां संप्रहण धारा 114 के प्रावधानों के अंतर्गत है, वहां पर यदि उपपट्टेदार को किसी प्रावधान के कारण धारा 114 के अंतर्गत मुक्ति प्राप्त हुई है।
धारा 116 अतिधारण का प्रभाव बताती है, जिसको हम लोग फैलाव के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो धारा 116 के जो आवश्यक तत्व हैं, पट्टा के पर्यावसान के पश्चात, यानी पट्टा समाप्त हो गया उसके पश्चात भी पट्टेदार जो है या उप पट्टेदार द्वारा पट्टेदार संपत्ति पर जो है अपना कब्जा बनाए रखता है, पट्टेदार या कब्जा अपना चालू रखता है, तो पट्टाकर्ता भाटक स्वीकार कर लेता है या अन्यथा तो चालू रखने की अपनी अनुमति प्रदान कर देता है पट्टा समाप्त होने के बाद। तो अतिधारण फैलाव का सिद्धांत उसको कहा जाता है, यानी कि पट्टा समाप्त होने के बावजूद भी पट्टे पर कब्जा, पट्टे वाली संपत्ति को कब्जे में रखना, उस पर अपना अधिभोग रखना, चालू रखना, अतिधारण फैलाव का सिद्धांत कहलाता है, जो पट्टाकर्ता की अनुमति से रखे हुए है। तो उसको अतिधारण प्रभाव या फैलाव का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका जो प्रभाव क्या होगा, इस परिस्थिति में पट्टे की अवधि का निर्धारण जो है धारा 106 के उपबंधों के अनुसार होता है। 127 धारा 117 जो है वो कृषि प्रयोजन वाले पट्टों को छूट के संबंध में बताती है। अध्याय 6 वेरी इंपॉर्टेंट 118 से लेकर 121 तक विनिमय के बारे में बताया गया है। तो विनिमय जो है वो चल अचल दोनों संपत्तियों को किया जा सकता है। तो विनिमय की परिभाषा 118 में दी गई है। जब दो व्यक्ति आपस में संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण एक दूसरे को करते हैं तो ऐसे संव्यवहार को विनिमय कहा जाता है, जबकि दोनों में से कोई भी केवल धन नहीं है या फिर दोनों केवल धन ही है। तो जब भी विनिमय होगा तो दोनों संपत्ति जो है वो सेम हो तो ही उसका विनिमय कहा जा सकेगा। तो जो ढंग विक्रय का दिया गया है वही ढंग जो है विनिमय का भी दिया गया है। विनिमय के जो आवश्यक तत्व क्या क्या है कि दो व्यक्तियों के बीच में जिसमें कि एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के लिए स्वामित्व के लिए या फिर परस्पर अंतरित किया जाए, और जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है या फिर दोनों चीजें केवल धन ही हैं, तो विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल दो ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा कि ऐसी संपत्ति के विक्रय के लिए उपबंधित है। जिस तरीका से जो विक्रय के लिए उपबंधित ढंग दिया गया है वही विनिमय के लिए ढंग दिया गया है। 119 विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित पक्षकारों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो विनिमय में की गई चीज में दोष, जहां पर विनिमय की गई संपत्ति या वस्तु में किसी दोष के कारण पक्षकार उस वस्तु के हक से वंचित हो गया है तो उसे निम्न अधिकार प्राप्त होंगे। पहला है कि वस्तु का मूल्य प्राप्त करने का अधिकार होगा। दूसरा है उसके द्वारा दी गई वस्तु अंततः के कब्जे में है तो उसे वस्तु को वापस पाने का अधिकार होगा। 120 पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों के बारे में बताया गया है। 121 में धन का विनिमय, तो धन का विनिमय हर एक पक्षकार जो है अपने द्वारा दिए गए धन के असली होने की गारंटी देता है। अध्याय 7 वेरी इंपॉर्टेंट 122 से लेकर 129 तक दान गिफ्ट के विषय में दिया गया है। तो जो गिफ्ट है वो भी चल और अचल दोनों संपत्तियों का किया जा सकता है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत। तो दान की जो परिभाषा है वो धारा 122 में दी गई है। दान किसी वर्तमान, जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण है जो एक व्यक्ति के द्वारा जो कि दाता कहलाता है और दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है स्वेच्छा से और प्रतिफल के बिना किया गया हो। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रतिफल के बिना किया गया हो और अदाता द्वारा या उसकी ओर से प्रतिगृहित किया गया हो। प्रतिग्रहण क्या है, दाता के जीवन काल में हो और जब तक कि वह देने के लिए समर्थ हो करना होगा। यदि प्रतिग्रहण से पूर्व अदाता जिसको दान किया जा रहा है उसकी मृत्यु हो जाती है तो दान ऐसी स्थिति में शून्य हो जाएगा। तो दान के जो आवश्यक तत्व हैं, तो दान किसी भी वर्तमान या फिर जंगम या फिर स्थावर संपत्ति का अंतरण है जो कि ऐसा अंतरण है, पहला है पक्षकार एक व्यक्ति के द्वारा जो दाता कहलाता है, दूसरे व्यक्ति को जो अदाता कहलाता है, स्वेच्छा से और प्रतिफल के बिना किया गया हो और स्वीकार किया जाए, अदाता द्वारा उसकी ओर से या फिर अन्य द्वारा प्रतिगृहित किया जाए। ऐसा अंतरण दाता के जीवन काल में और जब तक कि वे है दान देने के लिए समर्थ हो। यदि प्रतिग्रहण से पहले अदाता की मृत्यु हो जाती है तो दान शून्य हो जाएगा। दान का अंतरण कैसे किया जा सकेगा, धारा 123 बताती है। धारा 124 में वर्तमान और भावी संपत्ति के दान के संबंध में बताती है। तो जो वर्तमान दान है वो तो वैध रहेगा और जो भावी संपत्ति के संबंध में दान दिया गया है वहां तक की शून्य हो जाएगा। तो इसके आवश्यक तत्व क्या है कि जिस दान में वर्तमान और भावी दोनों संपत्ति समाविष्ट हैं वह भावी संपत्ति के विषय में शून्य है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 1 लाख रुपए दान में दिए और उसने कहा कि भविष्य में 40,000 रुपये वापस ले लेगा, तो दान जो है 60,000 रुपये तक वैलिड है और 40,000 रुपये जो भविष्य में उसको वापस लेने हैं वहां तक शून्य है। 125 ऐसे कई व्यक्तियों को दान जिनमें से एक प्रतिगृहित नहीं करता है और 126 दान को कब निलंबित यानी कि रिवोक किया जा सकेगा, कब प्रतिनिधित्व किया जा सकेगा। 127 दुर्वत दान को बताती है। ऑनरियस गिफ्ट के बारे में बताया गया है। इसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या हैं,
दान 2 या 2 से अधिक पृथक विलेखों में हो, सभी विलेख स्वतंत्र अंतरण हो, दान उसी व्यक्ति को दिया गया हो एवं दान कई संपत्तियों का हो, अदाता किसी एक को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हो, अदाता शेष अन्य को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हो, भले ही स्वीकार की जाने वाली संपदा लाभकारी हो और अस्वीकार की जाने वाली संपदा भारयुक्त हो, तो उसको जो है दुर्वरदान कहा जाएगा। धारा 128 सर्वस्व अदाता यूनिवर्सल डूनी। 129 में असन्वर्ण दान के बारे में बताया गया है। गिफ्ट मर्ज उल मौत ए डेथ विद ट्रांजैक्शन और मुस्लिम विधि की व्यावृत्ति। संपत्ति अंतरण अधिनियम का अध्याय 7 जो है दान के उपबंध जो है मुस्लिमों पर लागू नहीं होंगे, मुस्लिम विधि पर प्रभाव डालने वाले नहीं होंगे। दूसरा, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अध्याय 7 के उपबंध जंगम संपत्ति के उन दानों पर भी लागू नहीं होंगे जो मृत्यु को आसन्न मानकर किए गए हों। अतः आसन्न मरण दान संपत्ति अंतरण अधिनियम से शासित रेगुलेटेड नहीं होते हैं। अध्याय 8 जो है वो धारा 130 से 137 तक में दिया गया है। अनुयोज्य दावों के अंतरण के विषय में तो धारा 130 अनुयोज्य दावों का अंतरण और जो परिभाषा है वो धारा 3 में दी गई। तो धारा 3 रीड विद 130। धारा 3 में अनुयोज्य दावों की परिभाषा और 130 में अनुयोज्य दावों के अंतरण कैसे किया जा सकता है उसके बारे में प्रावधान दिए गए हैं। 131 में सूचना का लिखित और हस्ताक्षरित होना, 134 में बंदगति ऋण, 137 में पराक्रम लिखितों की व्यावृत्ति। इसके जो आवश्यक तत्व हैं, इस अध्याय की पूर्वगामी धाराओं की कोई भी बात स्टॉकों, अंशों, डिवेंचरों को अथवा ऐसे उन लिखितों को विधि या रूढ़ी द्वारा तत्समय पराक्रम में है अथवा माल की हक पर वाणिज्यिक दस्तावेज को लागू नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोगों ने एक वीडियो में संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को और इम्पोर्टेंट सेक्शंस को, इम्पोर्टेंट केस लॉ को, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल और रूल्स और डॉक्ट्रिन्स को हम लोगों ने डिस्कस किया जो प्री एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी राज्यों की न्यायिक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए न्यायिक परीक्षाओं में हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।